कुछ विशेष सत्र करेंगे, पर कुछ कारणों से वो संभव नहीं हो पा रहा है। तो कोई बात नहीं, हम आज अपनी पुस्तक का पठन करेंगे और एक जन चर्चा करी जाएगी इसी विषय पर। चलिए, तो सबसे पहले मैं जो ग्रुप में आज पद्म नाहर जी ने जो शेयरिंग करी है उसको पढ़ देती हूँ, वहां पर ध्यान को लगाइए और कुछ एक प्रश्नोत्तरी थोड़ी हो जाए, थोड़ा चर्चा हो जाए साथ में, है ना। सभी का स्वागत है ना। कह रहे हैं समझदारी से सोचा जाए। देखिए ये आवाहन है, कैसा, समझदारी से सोचना। ये भी बड़ी जबरदस्त बात है। कभी कभी हमें लगता है कि सोच सोच के समझदारी आ जाएगी, है ना, गलतियां कर करके समझदारी आ जाएगी। वास्तव में ऐसा होता नहीं है। कितनी गलतियां करे कि आदमी समझदार हो जाए, ये बड़ा एक रैंडम मामला है ना। इसमें कोई अ, इसमें विचार करते हैं, आज मिल करके विचार किया जाए। तो कह रहे हैं समझदारी से सोचा जाए। संसार में मानव परंपरा है। एक एक शब्द को खूब ध्यान से सुनिएगा। संसार में मानव परंपरा है। मानव परंपरा ज्ञान अवस्था में है। इसके प्रमाण में मानव ने अपना भाषा विकसित किया। तो कह रहे हैं मानव परंपरा जो ज्ञान अवस्था में है, उसके प्रमाण स्वरूप क्या हुआ, तो भाषा को विकसित किया। ये सभी के ध्यान में होगा ही कि भाषा जो है, इसका काम क्या है, भास करा देना है। भाषा से ही भासता है, ठीक है। तो इसके प्रमाण में मानव ने अपना भाषा विकसित किया। भाषा को ज्ञान के स्वरूप में ही माना। इस ज्ञान को फिर न्याय में लगाया, है ना। न्याय में लगाया मतलब जीने में लगाया। फिर रहस्यमयी स्वर्ग नरक में लगाया। इसमें काफी समय लगाया। इससे समाधान नहीं निकला, बल्कि समस्या निकला। और फिर विज्ञान का प्रकटन हुआ। विज्ञान धरती के साथ भक्कम अपराध, भक्कम मतलब अधिकाधिक, ऐसा हम कल्पना कर रहे हैं, यही मतलब होता होगा। भक्कम अपराध करने में टूट पड़ा, जिससे धरती बीमार हो गई। यहां तक हम पहुंच गए। अब क्या किया जाए? समझदारी से सोचा जाए। समझदारी से मानव का परिभाषा मिला, मनाकार को साकार करने वाला और मन स्वस्थता को प्रमाणित करने वाला। यह पता चला मनाकार को साकार करना तो प्रकारांतर से, प्रकारांतर मतलब कई विधियों से होता रहा है, पर मन स्वस्थता का खाका वीरान पड़ा है। उसको भरा जाए। इसको भरने के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा बताया। आप सभी के लिए आज जनसंवाद के लिए प्रश्न है, चेतना विकास मूल्य शिक्षा से आप क्या समझते हैं? दूसरा प्रश्न, न्याय को आप कैसे देखते हैं? कह रहे हैं मनन करते रहिए, अपने अपने में चिंतन करते रहिए। इसको भरने के लिए, मन स्वस्थता का जो वीरान खाका है, उसको भरने के लिए चेतना विकास मूल्य शिक्षा को बताया। जीव चेतना से मानव चेतना श्रेष्ठ, मानव चेतना से देव चेतना श्रेष्ठतर, देव चेतना से दिव्य चेतना श्रेष्ठतम। इन तीनों को अध्ययन कराने की व्यवस्था दे दी, है ना। इन तीनों को अध्ययन कराने की व्यवस्था दे दी। चेतना विकसित होने पर मूल्यों का प्रकटन सहज होता है। जब चेतना विकसित हो जाती है, उसके फलस्वरूप मूल्यों का प्रकटन सहज होता है, ठीक। जिससे धरती को अखंड राष्ट्र, सर्व मानव को एक जाति, एक धर्म स्वरूप में पहचानना बन जाता है। इस आधार पर सार्वभौम व्यवस्था होती है। सह अस्तित्व विधि से व्यवस्था ही होता है, शासन नहीं होता है। श्रद्धेय नागराज जी के साथ संवाद पर आधारित मई 2007 अमरकंटक। बढ़िया। तो आज थोड़ा जन संवाद जन चर्चा की मेरी इच्छा है, और मैं आह्वान करूंगी आप सभी को कि हो सके तो आपका वीडियो ऑन कर लीजिए। जीवन विद्या एक परिचय पुस्तक के जिस पृष्ठ पे हम पहुंचे थे, सौभाग्य से इस यही टॉपिक वहां पर भी चल रहा है। तो भाई बताइए, आप क्या समझते हैं चेतना विकास मूल्य शिक्षा से?
न्याय का क्या अर्थ है? समझदारी से सोचा जाए, इस शब्द का आपके लिए क्या अर्थ है? जी। कोई भी जने हाथ उठा सकते हैं या सीधा भी माइक ऑन करके बोल सकते हैं। बताइए, बसंत भैया बताएं, कृष्ण भैया बताएं, विलास भाई बताएं, और कौन कौन, ज्योति दीदी हैं, अरविंद भैया हैं, बताइए, नितिन भाई हैं, रमणीक भाई हैं, सुमन भाभी, कृष्ण मोहन भैया, सुशील भैया, पारस भैया, बताइए, कन्वर्सेशन को शुरू करिए। नमस्ते दीदी, हरिहर सभी को। हरिहर। दीदी, समझदारी के बारे में जो बात है उसके बारे में ऐसा बनता है कि जो मानव के अंदर समझदारी है वो जीवन ज्ञान जीवन हम्म। ज्ञान और मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान और अस्तित्व दर्शन ज्ञान के रूप में है। हम्म। और यही जब जीवन में ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में प्रकट होता है। बिल्कुल। ज्ञान विवेक विज्ञान के फलस्वरूप जी। अ, विचार में समाधानित होता है। वेरी गुड। समाधानित का अर्थ है कि सर्वतोमुखी समाधान है ना, वेरी गुड। जिसमें 4 आयाम और 5 स्थितियों में अपनी भागीदारी को पहचान पाना। क्या बात है। और वही व्यवहार काल में जब विचार से व्यवहार में आते हैं तो हम्म। व्यवहार में न्याय के स्वरूप में स्पष्ट होता है, हम्म। जिसके अंदर मूल्यों के साथ मूल्यों की पहचान और मूल्यों का निर्वाह के हम्म। साथ जीवन का जीना बनता है, हम्म। जो बहुत बढ़िया। 4 आयाम में और 5 स्थिति में हम्म। न्याय के रूप में प्रकट होता है। जी। अंत में सर्वतोमुखी समाधान अखंड समाज सर्वतोमुखी समाधान तक फैलता है। हम्म। ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि समझदारी के फलस्वरूप ही मानव चेतना का विकास है, मानव चेतना के विकास के फलस्वरूप ही मूल्यों का निर्वाह है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो एक ही चीज में बसंत भैया थोड़ा सा क्रॉस प्रश्न आपको करूंगी कि विचार कर लीजिए इस पे आराम से, कि जब समझ है तो वो कैसा, मतलब यहाँ से स्वयं से लेकर के अंतरराष्ट्र के लेवल पर, है ना, और पिछले वाली सभी इकाइयों के लेवल पर, मतलब एक सिंधु रूप में है, और जो करना है वो कैसा है, बिंदु रूप में, थोड़ा सा अपने परिवार में भागीदारी करते हुए प्रमाणित करने के अर्थ में, है ना, परिवारों की परस्परता में, ऐसा है। ऐसा है कि और कैसा है? समझ समझ तो दीदी पूरे व्यापकता के अर्थ में ही है ना, हम्म। कि भी अगर उसको सिंधु के रूप में देखे तो है ना, बस। तो और उसको प्रमाणित करने के जो रूप में है वो परिवार में बिंदु के रूप से स्टार्ट होता है, हम्म। जिसके अंदर मूल्यों का निर्वाह है और परिवार में 5 आयाम में व्यवस्था में भागीदारी है। हम्म। बहुत उसी बढ़िया। के परस्परता के अंदर भी दीदी फिर यही मूल्यों का निर्वाह है। हम्म। और समाज के अंदर जो व्यवस्था में भागीदारी है वो ये 5 आयामों में भागीदारी है। हम्म। तो ये ऐसे फैलते फैलते आपका परिवार व्यवस्था से विश्व परिवार व्यवस्था तक क्रम जुड़ा हुआ है जो आगे फैलता है। कुछ एकदम। ऐसा कुछ स्पष्टीकरण बन रहा है भाई दीदी। बहुत जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया स्पष्टीकरण बन रहा है आपका, है ना, अच्छी स्थिति है। बढ़िया। बाकी लोग एक इसमें आगे एक जोड़े। बोलिए। एक बात और जोड़ना चाह रहा था। जैसे जोड़िए। आज ही मैंने पाठक जी का एक वीडियो चल रहा है, वो उनका एक अभ्यास सत्र का वो एक पूरा यूट्यूब पे बना हुआ है सारा प्ले लिस्ट। तो उसमें आज एक वाक्य और बहुत बढ़िया मेरे को पकड़ में आया, उसको भी हम्म। मैं आपको यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो परस्परता में है सहकारी सहयोगी और सहानुभूति, हम्म। ये एक इम्पोर्टेंट बिंदु है कनेक्ट होने का, आपका परिवार में भी और आपके परिवार परिवार के जो रूप में और समाज में लोग हैं हम्म। उनके साथ भी ये एक कनेक्टिविटी का एक मूल बिंदु मुझको लगाया जाए ना। हम्म। तो
बढ़िया, ठीक है दीदी। बिल्कुल है, ये बिंदु है। हाँ, कृष्ण भैया। हाँ दीदी, मैं बसंत भैया ने बहुत ही अच्छे से रखा है इस बात को। जो भी क्वेश्चंस आपने दिए थे उस पर हुँ, हुँ, मुझे लगता है उन्होंने विस्तार से और बहुत ही सटीकता से हुँ, उस बात को रख दिया। बस एक बात मुझे ऐड करनी थी, हुँ, जो भैया के शायद ध्यान में नहीं रही, वो आगे की बातचीत है, मतलब मानवेतर प्रकृति के साथ जो हम नियम पूर्वक जीते हैं, हुँ। तो बस वो और ऐड हो जाए तो ये पूरा कार्यक्रम बन जाता है इसी के। बढ़िया, मानवेतर प्रकृति के साथ जो हम नियम पूर्वक जीते हैं, इसी का नाम धर्म पूर्वक जीना है जी ना? बहुत बढ़िया। बिल्कुल और हुँ, बिल्कुल सहमति भैया, ये भी एक बिंदु था जो ध्यान आकर्षण आपने दिलाया। जी, जी। बाकी तो दीदी बहुत ही अच्छे से रखा भैया ने। हुँ, स्टार्ट ही बहुत अच्छे से किया, अस्तित्व ज्ञान, जीवन ज्ञान और मानवता मानव अपना आचरण ज्ञान के साथ में समझदारी, फिर उसको विवेक और विज्ञान से कनेक्ट करते हुए फिर भैया ने उसको व्यवहार से कनेक्ट कर दिया था। हुँ, फिर कार्य व्यवसाय से कनेक्ट करे तो वो पॉइंट हुँ, बच गया था, तो वो मैंने हुँ, उसको ऐड किया। तो मुझे लगता है इसमें आपने जो रखा है वो सारी हुँ। बातें इसमें कवर होती हैं, और फिर आप इसको और इलैबोरेट कर सकते हैं। और आज हम आपने नहीं इलैबोरेट करेंगे, आज आप ही लोग इलैबोरेट करेंगे। आपने जो बात रखी वो भी बहुत अच्छी स्पष्ट हुई कि बिंदु से सिंधु की ओर और फिर सिंधु से बिंदु। तो नेचुरल है कि पहला स्टेप जो है वो परिवार, पहला जो सोपान है वो परिवार है। 10 सोपानी व्यवस्था की बात जो कर रहे हैं, हुँ, तो पहले तो वहीं एक स्वायत्त मानव के रूप में हमारा जीना हो, हुँ, वहाँ से शुरुआत होती है। फिर उसके एग्ज़ैक्ट बाद 10 परिवार या जो भी व्यवस्था बाबा जी ने दी है, हुँ, 7वें सोपान तक एक समाज की जो परिकल्पना है, वहाँ पर हम एक व्यवस्था मानव के रूप में फिर धीरे-धीरे हमारा डेवलपमेंट होने लगता है। तो बहुत बढ़िया। ये जो बाबा जी ने 10 सोपानी व्यवस्था दी है, ये एक बहुत ही स्टेप बाय स्टेप जो आगे बढ़ने की बात है, सबको साथ लेके चलने की बात है, और फिर वसुधैव कुटुंबकम की बात है, वो सब इसमें शामिल हो जाती है। ऐसा मुझे दिखाई देता है। जोरदार, बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। मैं चाहती हूँ मूल्य जिन लोगों को समझ में आए, मूल्य कैसे समझते हैं वो खोलिए। देखिए आज ये भ्रूण स्वरूप है जनसंवाद, ये जो ग्रुप है ना, ये एक समय में जनवाद को लेकर के सभी टॉपिक्स पे डिस्कशन, तो उसके लिए ये अभी प्रैक्टिस सेशन है एक तरीके से, है ना? बताइए, क्योंकि हम सभी जब बोलना शुरू करेंगे ना, पहला पहला स्तर ही है भाई समझे हुए को समझाना, है ना? और ऐसा समझे हुए को समझाने के क्रम में पहला स्तर है समझा जो रहा है उसके समझाए हुए को समझना, है ना? तो अभी हम सब उस जगह पर हैं, और मैं हमेशा बोलती हूँ ये बोलती हूँ क्या, मेरी ये बात पकड़ में आती है कि जब तक हम सहअस्तित्ववादी भाषा का अभ्यास नहीं करेंगे, बोलने का प्रयास नहीं करेंगे, वो आएगी नहीं हमें, है ना? हाँ ऐसा दीदी, मैं भी आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ, और मुझे लगता है कि जो लोग नहीं बोलते थोड़ा-सा संकोच की वजह से, हाँ, पर समझ में आता है तो हम जब रखते हैं तो और समझ बढ़ती है। हाँ, तो वसंत भैया हैं, मैं हूँ, आप हैं, हम हुँ, तो जनरली पार्टिसिपेट करते ही हैं, तो बाकी लोग भी और पार्टिसिपेट करेंगे। निमिषा दीदी हैं, ज्योति दीदी, ये तो रेगुलरली पार्टिसिपेट करते हैं। पर जब बाकी लोग जैसे आपने एक छोटी-सी बात रखी कि वैल्यू को कैसे समझते हैं, हुँ, तो अगर उस पे सभी लोग अपनी समझ को रखेंगे, तो उनको भी क्लैरिटी बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। और बिल्कुल। पार्टिसिपेशन बढ़ने से भी, क्योंकि आपके ग्रुप का नाम ही जनसंवाद है, तो वो भी यहाँ पर प्रमाणित हो जाता है फिर। भाई ठीक बात है ना, तो चलिए सभी लोग प्रमाणित करने में सहयोग दीजिए। और तो हाँ जी, बसंत भैया। दीदी मैं ये भी बात सब लोगों के साथ शेयरिंग करना चाह रहा हूँ कि जब ये एक जनसंवाद में हम सब ग्रुप में डिस्कशन करते हैं तो उसमें व्यक्ति को अभिव्यक्ति करने का एक अवसर मिलता है, जो आपकी तरफ से बड़ा प्रोत्साहन मिलता है दीदी उसमें, है ना? हुँ, तो ये अभिव्यक्ति अगर व्यक्ति करता है तो उसकी योग्यता और पात्रता का भी विकास होता है। बिल्कुल होता है। अगर अगर अभिव्यक्ति नहीं है तो फिर वो योग्यता और पात्रता में भी है ना विकास कम रहता है ना, कुछ ऐसा भी मेरे को ठीक बात है, ठीक बात ध्यान में आया है ना है। दीदी। ध्यान में आता है। बढ़िया। अरविंद भैया बताइए, क्या लगता है मूल्य जब शब्द बोलते हैं तो क्या आपको ध्यान में आता है? नमस्ते जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। मैं अरविंद घाट के परिचय देता हूँ। मैं रायपुर से हूँ जी। और 2018 से परिचय शिविर किया सोम भैया का, तब से हुँ, थोड़ा थोड़ा इस पे चल रहा है। और आपका जो जन संवाद कार्यक्रम है, बहुत ही मुझे लगता है आज सामयिक
है इस चीज की कि हम इस तरह से जुड़ें और कम से कम संवाद करें, क्योंकि ये रूटीन की लाइफ में हम लोग हो जाते हैं और अपना वही काम, पुराना ढर्रे वाला काम ही करते रहते हैं, तो उससे फिर कुछ भी अभ्यास, कम से कम विचार अभ्यास जरूरी है। व्यवहार अभ्यास तो मिलने जुलने पर ही होगा, कुछ साथ में काम करेंगे, बात करेंगे तो अभ्यास भी होगा। मूल्य के बारे में जो मुझे समझ में आता है कि ये एक तरह से जब हमारी विचार पूर्णता होती है, उसके बाद जिस तरह से हम व्यवहार करते हैं उसके लिए मूल्यों की परम आवश्यकता है। और मानव मानव के बीच में जो संबंध है वो बिना मूल्यों के तो एक तरह से टूल है। मूल्य रूप में देखता हूँ मैं, उसके बिना हम कैसे व्यवहार कर पाए। तो उसके अलावा खैर टेक्निकल देखें तो बाबा जी ने सारे मूल्य हमको गिन के बता ही दिए हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मेरा पढ़ने का अभ्यास नहीं है, तो फिर भी विश्वास मूल्य से कोई बात शुरुआत। नहीं भैया, आप ऐसे सोचिए कि जैसे मैं शब्द सुनता हूँ ना, मूल्य, जैसे कहीं पर न्याय लिखा है तो आ गया मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। और मैं ये भी कहूंगी कि बहुत परेशान नहीं हो कि हमारे से एकदम बाबा जी जैसी भाषा नहीं बनती। आप अपने आप में सोच के बताइए कि जब मैं मूल्य शब्द सुनता हूँ तो मुझे क्या पकड़ में आता है, मैं कैसे देख रहा हूँ, है ना? वो स्तर से सभी लोग वैसे ही सोचे। जी अरविंद भैया, आप कंटिन्यू करिए। मूल्य तो ये मूल्य मेरी समझ में जैसे आता है कि मानव में एक ये क्वालिटी है कि वो मूल्यों के साथ वो भर जाए। भाव, भाव जिसे कहते हैं, भाव मौलिक हम्म जुड़े हुए शब्द हैं। तो इस तरह से अगर स्वयं में संपन्न होता है, भाव से संपन्न होते हैं या मूल्यों से संपन्न होते हैं, तो हम में जीने की एक योग्यता आती है बहुत या बढ़िया। व्यवहार करने की योग्यता आती है। और ये एक तरह से नैसर्गिक है मानव के लिए। हम्म और चूंकि इसकी पहचान हुई नहीं है ठीक तरीके से, इसका हमने अध्ययन किया नहीं है शब्द रूप में, तो हमें मालूम है बहुत सारी चीजें, और ये होती भी, हमको जरूरत महसूस होती जब भी हम देखते हैं कि कोई हमसे कोई अविश्वास कर रहा है, द्वेष कर रहा है, या हम इवन गायों को देखते अपने बच्चों को चाटते हुए, तो ऐसा लगता है कि देखो कितना बढ़िया निर्वाह हो रहा है ममता मूल्य का, है ना। लेकिन हम्म वहीं अगर मानव में बात करें तो इसकी कमी दिखती है। मतलब भाषा भाष तो है, लोगों को इसकी जरूरत भी है, लेकिन दूसरी तरफ दिखता है कि खालीपन नजर आता है, यहाँ पे आदमी मिसिंग करता है, तो इसलिए वो किसी अफेयर में चला जाता है या किसी मतलब। दीदी अरविंद भैया की आवाज थोड़ी सी अगर बढ़ जाए ना तो और अच्छे से सुनाई देगा। हम्म जी जी जी। अरविंद भैया। हाँ, तो इस तरह से मूल्यों की कमी है अभी, और इसके लिए प्रॉपर अध्ययन अभ्यास जरूरी है। और यदि ये मूल्य हमें जीते जागते मानव में दिखे, जैसे मम्मी पापा मूल्यों के साथ जीते हुए देखे, तो बच्चे में ऑटोमेटिकली वो उसका रोपण है वो हो सकता है। अदरवाइज वो वैसे स्थिति है कि एक पौधे को अभाव खाद की स्थिति बनी रहती है। वातावरण मिला नहीं तो वो मुरझा जाता है एक समय। तो ऐसी स्थिति हर बच्चे की हो रखी है, और पूरी दुनिया ऐसे ही मुरझाई हुई चल रही है चल भाव रही। में। तो भाव सही। का ये भाव हुआ हुआ है और ये मूल्यों से जुड़ा हुआ है। तो जरूरी है अब हम की नई पीढ़ी को क्या दे सकते हैं, तो इस तरह से इसका प्रॉपर अध्ययन अभ्यास करके हम कम से कम इसको शिक्षा में लाएं और मूल्यों के सही जीने का प्रयास करें हम। कम बहुत से कम बढ़िया भैया। परिवार से बात हो रही, परिवार से ही इसकी शुरुआत होती, तो परिवार में जो पति पत्नी है हम्म रेगुलर अध्ययन अभ्यास करें, जैसे आप बढ़िया से
कर ही रहे हैं। पूरा दिन मैं देखता हूँ आप पूरे परिवार के साथ अध्ययन अभ्यास में लगी रहती हैं, 4 बजे से लेके रात तक। तो ऐसा ही कुछ माहौल क्रिएट हो बढ़िया से, तो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही कहना चाहिए ठीक सुंदर बात है, है उनके लिए, ऐसा मुझे लगता है। और बढ़िया। आगे मैं जुड़ा रहूंगा और ऐसे शेयरिंग की अपनी वो बढ़ाऊंगा। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। सारे लोगों को एक विचार करना है। उन्होंने कहा जो मूल्य हैं, मूल्यों का निर्वाह वगैरह परिवार से ही शुरू होता है। सारे लोग सोचिए क्यों ऐसा होता है, क्यों ये शब्द, ये क्यों, इस लाइन को क्यों कहा? क्या परिवार के अलावा भी कहीं से शुरू हो सकता है? छोटे छोटे क्वेश्चंस आई नो, बट सोचिए। चलिए, और किन्हीं से भी सुना जाए। और बताइए, कौन स्वेच्छा से कहेंगे कि हाँ मैं बताना चाहूंगा। मूल्यों के बारे में आप क्या समझते हैं? जैसे ही शब्द आपके सामने आता है मूल्य, क्या समझ में आता है? और कौन बताएंगे? ज्योति दीदी बताएंगी? जी दीदी, हम्म। मूल्य से दीदी मेरे को ये समझ में आता है कि जो भी हमारे जीवन के भाव हैं, हम्म। संबंधों में जो भाव है वो मूल्य है। और अगर वो भाव नहीं है तो फिर हम मतलब मूल्य विहीन जिंदगी को जी रहे होते हैं। जैसे कि जो कि बताया गया है कि जैसे हम अ, विश्वास के भाव को समझ लें, या हम सम्मान के भाव को समझ लें, हम्म। और उसके साथ में फिर हम जब संबंधों में प्रस्तुत होते हैं तो फिर वो मूल्य को मतलब हम निभा रहे होते हैं, जहां तक मैं समझी हूँ। और फिर उसी के आधार पर आगे की बात होती है, जिसको हम चेतना, जो आप पहले पूछ रहे थे ना, तो वो तो फिर ऊंचे लेवल पर जाने की बात हो जाती है। बेसिकली मुझे ये लगता है कि हाँ, जैसे जब हम चेतना विकास की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम हैप्पीनेस की अवधारणा को ही समझ लें। क्योंकि हम्म। आज के समय में जो सुख बोल रहे हैं जिसको हम, या हैप्पीनेस बोल रहे हैं, तो वहीं पर मिसकंसेप्शन है सबसे ज्यादा। तो लोगों को समझ ही नहीं आता है कि यहाँ से हैप्पीनेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और उसके पीछे भागते हैं और फिर मूल्य विहीन हो जाते हैं। जैसे हम संबंधों में बात करें तो संबंधों में, जैसे आपने उस दिन भी क्वेश्चन पूछा था कि त्योहारों में, अभी मैं कल मार्केट गई थी तो मैं यही देखती जा रही थी, सबकी हर तरफ इतनी मटेरियलिज्म बढ़ती जा रही है। कोई किसी के लिए गिफ्ट खरीद रहा है, कोई इकट्ठा 10-10 बैग खरीद के ले जा रहा है बांटने के लिए। तो अब मतलब संबंधों का निर्वाह जो है वो इन सब चीजों से करके, और मूल्यों की तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का। तो मूल्य मुझे जो समझ में आया कि संबंधों के निर्वाह के लिए जो भाव जरूरी है, और जहां से ही फाइनली हमको सुख मिलना है, उसको हम मूल्य कहते हैं। उसको बाबा जी ने बहुत सारे प्रकार जो बताए हैं, वो सब और परिवार में इसलिए शुरू होगा कि परिवार में मैं सबसे पहले ही आती हूँ, है ना। परिवार से एग्जैक्ट। पहले तो मेरा कोई संपर्क बनता ही नहीं है, तो बहुत इसलिए वो बढ़िया। परिवार से ही शुरू हो पाएगा। हाँ, जोरदार। ठीक। बहुत बढ़िया जीत है ना। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा डायरेक्शन देती हूँ इस कन्वर्सेशन को। देखो, बहुत सारे हमारे साथ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल बेसिक स्तर पर हैं। जब भी शब्द मूल्य सुनिए ना, तो समझिए मूल्य मतलब दो लोगों की परस्परता में, है ना, दो लोगों की अथवा दो इकाइयों की परस्परता में, ऐसा समझिए। चाहे ये दो लोग हैं, चाहे दो इकाइयां हैं। बहुत सारे शब्द है ना, लास्ट में जब आप पूरा अध्ययन कर लेंगे तो शब्द आपके लिए कंडेंस हो जाएंगे। मतलब बहुत सारे मल्टीपल शब्द हैं, वो एक हो जाएंगे आपके लिए। है ना। तो फिर आपको वो ये सहअस्तित्ववादी भाषा बोलना बनने लगेगा। ये मुझे अभी अभी शुरू होने लग गया है थोड़ा सा। तो जैसे ही शब्द सुना मूल्य, मूल्य का मतलब जब हम इस पूरी प्रकृति को या जब किसी भी मानव को देखते हैं, जानते हैं, तो हम अधिक से अधिक अभी इतना ही जान पाते हैं या देख पाते हैं कि व्हाट्स इन इट फॉर मी, है ना। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था हमारे, मैं हमेशा ही बच्चों को भी देती हूँ, और हमारे एक सत्र में भी दिया था। पानी को देखा तो ये देखा पानी हमारे लिए कैसे उपयोगी है ना। आप इस चीज को फैलाते जाइएगा। जब हम किसी को कोई गिफ्ट भी दे रहे हैं तो उस गिफ्ट देने के पीछे मंशा क्या है, इसको देख लीजिए, है ना। किसी भी संबंध में है तो वो संबंध हमको कब तक अच्छा लगता है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। बहुत फाइन लाइन है, आराम से इसको इसको अंदर लीजिएगा, इस कंसेप्ट को, है ना। तो मूल्य का मतलब है लेना देना दोनों,
इसके लिए शब्द है उपयोगिता और पूरकता। इन दोनों की स्पष्ट पहचान, मैं इनके लिए कैसे उपयोगी है और ये सामने वाला मेरे लिए कैसे पूरक है। उपयोगिता और पूरकता जब दोनों स्पष्ट नहीं होती, तब यहाँ पर निर्वाह में ना ये लचरपची रहती है। ठीक है, तो जब तक हम उपयोगिता और पूरकता दोनों की स्पष्ट पहचान नहीं कर पाते, एक और समस्या होती है। मान लो हम अपने साइड की उपयोगिता समझ में आ गई कि हम इनके लिए कैसे उपयोगी हैं और हम उसका निर्वाह कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति समझा नहीं है, वो कैसे पूरक होगा ये समझ में नहीं आता, तो कई बार क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें करते रहते हैं और बाद में हम खुद ही फिर एक्सप्लॉइटेड फील करने लग जाते हैं। इसलिए दो जो समझदार व्यक्ति है ना, ये एक बहुत सुखद स्थिति होती है जहां पर संबंध का निर्वाह हो पाता है। वरना एक तरफ से भी शुरू तो होता है, लेकिन कई बारी वहां पर भी थोड़ा सा ये जो है ना डांसिंग एक बना रहता है, जब तक हम अनुभव संपन्न नहीं है और पूरी स्थिरता में स्वयं नहीं खड़े, ऐसा भी होता है। ठीक, ये बिल्कुल हल्के शब्दों में आपके लिए मैंने कहा कि लेना और देना दोनों बातों की स्पष्ट पहचान। अब लेने वाले पक्ष में हम रहते कि अच्छा मेरे को ये वाला चीज नहीं मिला, ये वाला चीज नहीं मिला, हम सारा ध्यान वहां वहां केंद्रित कर लेते क्या क्या नहीं मिला, क्या क्या इस संबंध में नहीं मिला, और वहां पर करते हैं जूम इन, है ना, इसको मैं बोलती हूँ जूम इन कर लेना। और बस उसी जगह को लेकर एक रोना धोना हमारा मचा रहता है कि हमको ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। और क्या होता है इस पूरे प्रोसेस में, जो जो मिला वो देखना छूट जाता है, जो जो मिला वो देखना छूट जाता है। ठीक है, इसलिए मेरे शाम के सेशन में मैं हमेशा बोलती हूँ कि पर गुण गणना, है ना, इस पर ध्यान देना। क्यों पर गुण गणना जब हम नहीं करते ना, तो ये जूम इन बना रहता है, जहां जहां हमें कहाँ हमें चीजें कम पड़ रही हैं, मूल्यांकन करना कहाँ कम पड़ रहा है, तो उसका जहां से वो चीज पूरी हो सकती वहां पर लेने के लिए जाना। ठीक है, चलिए बढ़िया, उम्मीद करते हैं बात थोड़ी समझ में पड़ रही होगी आपके। किसी भी संबंध या दूसरी इकाई में मेरी भागीदारी या उपयोगिता ही मेरा निर्वाह मूल्य है, या हाँ मूल्य निर्वाह है ना, सही कह रही है बिल्कुल। ठीक दीदी, मूल्य को हम एक तरह से और सरलता से समझ सकते हैं कि व्हाट इज माय रोल, या व्हाट इज द रोल ऑफ एनी यूनिट। बिल्कुल, क्या पार्टिसिपेशन है, अगर इस तरफ हमारा ध्यान जाता है तो फिर हर स्तर पर भी हमारा पार्टिसिपेशन है, हम उसको देख पाते हैं। बहुत फिर बढ़िया। तो इससे हम रोल के साथ कनेक्ट करके, क्योंकि मैं जब पढ़ाता था तो मुझे वैल्यू को समझाने में थोड़ी सी पहुंचाने में दिक्कत आती थी, तो मैंने सोचा कि फिर पढ़ने में कहीं आया इस तरह की बात, तो व्हाट इज द रोल ऑफ यूनिट। जैसे एक चौक का उदाहरण लेते हैं हम किसी भी क्लासरूम में, तो वो बच्चों को समझाने के लिए, किसी कंटेंट को पहुंचाने के लिए उसकी वैल्यू क्या है कि हम बोर्ड पे लिखते हैं। वो जो चाक का जो पर्पस है वो क्लियर हो जाता है वहाँ पे, तो वो वापस आपने जो बोला उससे भी कनेक्ट हो जाता है, उपयोगिता और पूरकता से भी कनेक्ट हो जाता है। है ना, तो देखिए प्रयोजन, भाव और क्या भागीदारी, है ना, और क्या शब्द हम ले सकते हैं यहाँ पर, इनको थोड़ा देखिए ना, ये सारे शब्द एक ही जगह एक इशारा कर रहे हैं, एक ही बात की तरफ, उपयोगिता पूरकता, है ना। ध्यान दीजिए मूल्य है ना सदैव परस्परता में ही है, दो परस्परताओं में हमें इन मूल्यों को पहचानना पड़ेगा। ठीक है, बिना परस्परताओं के मूल्य नहीं है। बहुत बढ़िया, चलिए और लोग बताइए, बाकी लोग क्या, उनको क्या लगता है कि मूल्य क्या है, इससे अलग कोई बात बताइएगा, ऐड करिए अभी। वंदना आंटी आप बताइए मूल्य क्या है, आपका सीनियर अध्येता है, थोड़ा उनको भी सुना जाए। वंदना आंटी आप सुन पा रहे हैं हमें? अच्छा विलास भैया आप बताइए, निमिषा दीदी बताइए। नमस्ते, मैं अभी बोल नहीं पाऊंगी इसलिए सुन रही हूँ क्योंकि एक काम में लगी हुई हूँ, ऐसा काम जिसमें दूसरे का भागीदारी है, तो अभी उसके साथ लगी हुई हूँ, है ना, तो मैं बात नहीं कर पाऊंगी। थैंक यू वेरी मच। हाँ विलास भैया बताइए। चलेंगे, सारी चीजें तो वैसे कवर हो गई है। हाँ। जो कुछ फिर तो आप समराइज कर दीजिए, आप थोड़ा उसको और विस्तार दे दीजिए। बस मूल्य में यही कि 9 मूल्य जो बाबा जी ने जैसे बताए हैं, वही उसका निर्वाह कैसे हो,
किसके साथ परस्पर हम पूरक हो सकते हैं, कहाँ हम जो उपयोगी हो सकते हैं, वही उसका निर्वाह जो है वही मूल्य है, मेरे हिसाब से भी। क्या किसी की बातें मानते जाना मूल्य निर्वाह है? किसी को नहीं, खुश रखना मूल्य निर्वाह है? नहीं। सारे लोग इस बात पे विचार करें कि कई बारी ऐसा होता है ना, कोई बड़े लोग हमको डांट देते हैं या हमको जो हमें चाहिए वो नहीं देते। हमारे माता पिता ने हमारे साथ ऐसा किया ही है ना? तो मूल्य निर्वाह कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? मूल्य निर्वाह का क्या अर्थ है ना? कि हैप्पी हैप्पी बने रहना, हैप्पी हैप्पी एक दूसरे को रखते रहना। क्योंकि ये एक समस्या आती है है ना? कि जब हम जो लोग इसमें एक मन बना के लगे हुए हैं, तो उनको लगता है जब सामने वाले से थोड़ी खटपट हो गई, थोड़ा ये हो गया, तो लगता है यार मूल्य निर्वाह कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? नहीं लगता आप में से किसी को? कई जगह तो लगता है, बट हाँ। कई जगह लगता है कि ठीक है, अभी इसी से जो है अगर राहत कार्यक्रम पूरा हो सकता है तो बिल्कुल किया जाए, लेकिन हाँ, फिर भी ध्यानाकर्षण दिया जाए, ये भी एक रहता है। बिल्कुल दीदी, सच। अच्छा अच्छा, आप अच्छा पॉइंट लेके आए हैं दीदी, क्योंकि हाँ। यहाँ ही फसावट है कि मूल्य मतलब सब जो भी परस्परता में या संबंध में जो भी जो उसको ठीक लगता है, अनुकूल लगता है, वैसा करते रहो। इसके साथ हम मूल्यों का निर्वाह को कनेक्ट कर देते हैं। तो आपने अच्छा पॉइंट, हुँ। अपने अच्छे पॉइंट की तरफ ध्यान दिलाया। तो अगर सभी लोग इस पर बोलेंगे तो और स्पष्टता बनेगी इसमें। बिल्कुल, जब परिवारों में जब लोगों की देखिए मूल्य निर्वाह की पहली स्थली तो सीधा-सीधा परिवार है ना? जब हम न्याय को प्रैक्टिस करने जाएँगे कहाँ? अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ। पत्नी बच्चों को भी पता रहता है कि आप जो है दर्शन पढ़ रहे हैं और न्याय जैसे किसी शब्द से वाकिफ़ हैं, फिर वो न्याय की गुहार लगाते हैं कि आप तो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको न्याय करना आ नहीं रहा है। होता है भाई, देखो ये असली बात है, जनसंवाद जो है असली बात को लाने के लिए कार्यक्रम है। क्योंकि अदरवाइज़ ये प्लेटफ़ॉर्म हमको मिलता ही नहीं है, हम समझ ही नहीं पाते। कई बार हम गलत भी होते हैं, कई बार हम सही भी होते हैं। सही होने का सुख भी नहीं मिल पाता हमें। गलत होते हैं वो ठीक बात है ना? फिर आगे उसको सुधार होता ही है। या दीदी गलत भी होना फ्रस्ट्रेशन और होता है कई बार इस चीज को लेके, जो पॉइंट बिल्कुल, आपने उठाया है ना, तो हाँ, कई बार बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है कि हम ही क्यों करें और हम कब तक करें। और बिल्कुल, जो बिल्कुल। बच्चों वाला जो बात आप बोल रही है ना कि घर वाले भी देखते हैं कि ये कर रहे हैं, तो ये तो मेरे साथ दोनों मतलब हस्बैंड भी एक बार बोल चुके हैं कि तुम ये सब सीखती हो। ये सब सीखती एक हो, बार हाँ। बच्चा तो छोटा था, तो मतलब हुँ, थोड़ा भी वेरिएशन अगर आता है ना, जैसे हम बातें करें, बच्चा हुँ, छोटा था तब एक दिन मैंने उसको ऐसे ही बोला कि मतलब तुम्हारी पिटाई लगाए, मम्मा आप ह्यूमन वैल्यूज पढ़ती हो। तो एग्ज़ैक्टली। मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब ये बहुत बड़ा पॉइंट है और आपने बहुत अच्छा उसको उठाया, क्योंकि ये कई बार मतलब अब तो काफ़ी चीज़ें थोड़ी समझ में आ रही है, नहीं तो बीच में तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेशन में आने लग गई थी, इस चीज़ हुँ, को करते-करते, कि क्योंकि हमने मूल्य समझ लिया है, हमने ट्रस्ट समझ लिया है, तो हमें ही समझदारी से काम लेना है और फिर हम अपनी तरफ से जो आप बोल रहे हो ना कि जैसा भी हो रहा है उसको सही मानते जा रहे हैं और अपनी तरफ से करते जा रहे हैं। तो वो चीज़ होती है दीदी, बिल्कुल। और दूसरे लोगों को ये भी भाषा आ जाती न्याय तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप तो ह्यूमन वैल्यूज़, आप तो दर्शन ज्ञान ले रहे हैं। ये सब भी जी। बहुत चलता है। जो व्यक्ति थोड़ा अपने घर में आध्यात्मिक किसी भी चीज़ को सुनने लगे, ये जीवन विद्या को आप छोड़ दीजिए, तो आपस में झगड़ा यही होता है, सारा दिन सुनते हो ज्ञान की बातें और तुम्हारा जीवन देखो जीना कैसा है। पति-पत्नियों में ये झगड़ा बना ही रहता है। अच्छा ये हम सुनते ही हम मतलब सुनते ही सुनाते बड़े हुए हैं, पूरे जो भी संसार में देख ही रहे हैं। ये एक घर की कहानी नहीं है, सभी की कहानी। ऐसा क्यों है? इसमें दीदी मैं रिप्लाई करता हूँ नॉर्मली, जैसे हम दोनों भी कर रहे हैं, तो मैं रिप्लाई करता हूँ कि अभी सिर्फ मुझे सूचना मात्र हुई है, मैं समझ गया हूँ ऐसा नहीं है, मैं इससे समझने के क्रम में हूँ, ये बोल सकता हूँ बस। इससे भला हो जाता है आपका? थोड़ा बहुत। देखिए ये वाला रिप्लाई भी सभी को पता है। बसंत भैया हाँ, बताइए। सभी लोग चर्चा कीजिए, है ना? इट्स हाँ, नॉट अ तो राइट रॉन्ग दिस थिंग। हाँ। ये जो प्रॉब्लम है दीदी, अध्ययन क्रम में ना आती है ना? हुँ, कि व्यक्ति कुछ सुनता है अच्छा और उसका करने का प्रयास करता है, और हुँ, कभी होता भी है, कभी नहीं भी होता है। हुँ, और जहाँ नहीं होता है वहां फिर परिवार में सब तैयारी है उस चर्चा को करने के लिए कि आप यहाँ ऐसा नहीं कर पा रहे, है ना? और तो ये पीड़ा तो सबके साथ ही बनती है, मेरे को तो ऐसा लगता है दीदी। मेरे साथ भी ऐसा ही रहा है ना।
लेकिन मैं इसके अंदर अपने आप को बड़े रिलीफ में ना कुछ सूत्र से ले पाया कि जैसे कि बाबा जी का एक ये सूत्र बड़ा ही मेरे को तो छुआ यहाँ पे कि हर आदमी समझ सकता है ना, हर आदमी समझ रहा है और हर आदमी एक दिन समझ जाएगा। तो इससे ना एक बड़ा रिलीफ मिला मेरे को तो। और दूसरा ये कि यही एक जो अगला एक सूत्र भी था कि जैसे सबके जीने में दखलंदाजी स्टार्ट हो गई थी दीदी एक समय, है ना, कि भाई ऐसा करो वैसा करो, ये तुम गलत कर रहे हो, यानी कि गलती का भी एक पूरा दर्शन फैल गया, गलती ज्यादा दिखने लग गई। तो उसमें उसमें दीदी ये लगा कि फिर भाई हर आदमी का है ना जीने वाला जो मामला है, कर्म स्वतंत्रता वाला जो मामला है ना, तो उसमें ये पकड़ में आए कि जब जब हम किसी की कर्म स्वतंत्रता में दखलंदाजी करेंगे ना, वहां समस्या पैदा हो जाएगी। तो जीने दो और जियो। तो उसमें ना एक बड़ा रिलीफ मिला कि है ना भी अपने जो जीने का कार्यक्रम इनका जैसा भी परिवार में सब लोगों का बना हुआ है, उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट ना किया जाए वहां पे। और साथ में जीने में जो उनके साथ रहता है ना भाई, वो मानने वाली बात आ जाती है, भाई ये करो वो करो, तो लगता भी है ये बात सही नहीं है। तो लेकिन जब आप उनके साथ बने रहते हो ना, तो वो एक महत्वपूर्ण बात है साथ में अपनी बात को रखने का भी। देखो भैया हमको तो ऐसा लग रहा है ना, बाकी हम आपके साथ ही है, कोई काम होगा तो सहयोग के रूप में। तो उसमें भी एक रिलीफ मिलता है कि धीरे धीरे करके एक स्थिरता बनती है दीदी अपने आप में ना। बहुत मेरे बढ़िया। को कुछ ऐसी कनेक्शन भी जुड़े दीदी। एकदम 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 ये जगह से हम भी गुजरे हैं, तो इसमें मैं भी ऐड कर देती हूँ कि जो कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना, ये बिल्कुल सटीक बात है मुझे लगता है ना। कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करना। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति मनमानी करे, है ना, कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप तो नहीं करना है, लेकिन वो व्यक्ति आक्रामक रूप से आप ही के ऊपर आने लग जाए, ये भी होता है, ठीक है, तब क्या किया जाए, है ना। बाकी लोग भी और सोचे, है ना। बढ़िया उन्होंने भैया ने बात बताई, बिल्कुल जी हुई बात है। कर्म स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं, प्रस्ताव पूर्वक बात। दूसरी एक और बात, प्रस्ताव तब जब वो आदमी मांगने आए, बिना मांगे प्रस्ताव ले लेके सबके पास नहीं जाना है ना। चलिए और बताइए। दीदी मेरे को तो ये जो आक्रामक वाली बात है ना, उसमें तो ऐसा ही लगता है कि आपका है ना वो पुराना वाला भी मामला यहाँ फिट होता है जाकर। भाई उसको रोकना तो पड़ेगा, है ना। तो कैसे रोका जाए, कोई संकोच तो फिर उसके अंदर बनता ही है कि ना। आप थोड़ा सा और इस पे अच्छा ध्यान दिलाओ दीदी, कुछ और बातों को ना। देखिए क्या होता है कि इसमें भी एक बड़ा खूबसूरत बात यह है कि कोई व्यक्ति किसी के पास प्रस्ताव ले करके क्यों जाना चाहता है। देखिए एक सूत्र है, अस्तित्व में हर क्षण न्याय है। तो आप कुछ भी करना चाहते हो या कुछ भी कर रहे हो ना, उस क्षण में उसके अलावा कुछ स्थिति नहीं होती है आपकी, है ना। न्याय है का मतलब ये नहीं कि एक बहुत सुखद कोई बात है। न्याय है का मतलब यही नियम पूर्वक, जैसे आपके अंदर कोई अक्षमता है, आपके अंदर कोई अयोग्यता है, अपात्रता है, तो उसके कारण अभी आपको इतना ही मिलेगा, इतना ही आप इसको इतना ही महसूस कर पाएंगे। इसको इस तरीके से समझिए, है ना। जैसे कि कोई व्यक्ति, अब भाई देखिए अस्तित्व में नियम है, और नियम, अब कोई व्यक्ति रास्ते से थोड़ा दूसरी साइड चला गया और कहीं से टकरा गया, और टकराने के फलस्वरूप उसकी गाड़ी जो है वो भिड़ गई, और भिड़ने के फलस्वरूप मान लीजिए वो मर ही गया, है ना। ये सब कुछ घटनाएं नियम पूर्वक हुई हैं। इस न्याय शब्द को बहुत स्पष्टता से समझने की आवश्यकता है। न्याय का मतलब ये नहीं है कि हर क्षण सुखद सुखद महसूस होता रहेगा, है ना। सुख और हैप्पीनेस और ये चीजों को ना बहुत मिक्सअप नहीं करी। न्याय एक नियम है, नियम। जैसे बाबा जी लिखते हैं, योग्यता के अनुसार अवसर है। जब तक योग्यता बनती नहीं, देखिए अवसर सदा सदा समीचीन है, योग्यता के अनुसार अवसर है। अवसर पड़े रहते हैं, आपकी योग्यता नहीं होने के कारण आपको दिखाई नहीं पड़ते हैं, है ना। इनको ऐसे समझिए, ये सारे सूत्र बहुत खूबसूरत सूत्र हैं। तो मैं क्या बात करती, हाँ, तो जो व्यक्ति प्रस्ताव लेकर के जाना चाहता है या प्रस्ताव देना चाहता है, जानते हैं वो व्यक्ति एक्चुअली कुछ आगे की चीज देख रहा होता है। जैसे मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, मुझे अब इस बात पे बड़ा एक ठहराव सा आता है मेरे जीवन में।
आज हमारे पास छोटू अंकल नहीं है, वरना छोटू अंकल बहुत पहले ही जो जीवन विद्या कच्छ ग्रुप बना है ना, मुझे वो कहते थे शालिनी है ना, आप इसको चलाओ, आप इसमें ये करो, आप इसमें वो करो। ये मैं 3 4 5 साल पहले की बात बता रही हूँ, 5 साल पहले शायद ग्रुप बनाया होगा। तो मैं कहती थी मुझे नहीं करना, मुझे नहीं चलाना। ऐसे एक नाटा अंकल भी हैं, वो भी मुझे बोलते थे। मैं एक समय में उनसे इतना गुस्सा आ गई, मैंने कहा सुनिए, अगर आपने दोबारा हमसे ये बात करी, हम आपसे बात ही नहीं करेंगे। है ना, ये सच में मैंने किया है ना। फिर उन्होंने कहा अच्छा नहीं करेंगे, है ना। और दोनों एक अभिभावक की तरह, एक अग्रज की तरह ही उन्होंने हमेशा ये बात रखी। लेकिन मैं अब ये सोचती हूँ, किसी व्यक्ति को कुछ दिखता है ना, जो आपसे आगे का होता है, जो भी अनुभव उसने अपनी जिंदगी में, जैसे भी उनको कुछ दिखता है कि ये चीज हो जाएगी, या ऐसा कर लो, है ना, ये दिशा वो देते रहते हैं। लेकिन मुझे ये भी याद है कि जब जब हमको नहीं दिख रहा होता, तो हम क्या करते हैं उस व्यक्ति के साथ, है ना। तो हालांकि मैंने बड़े प्यार से ये बात कही थी कि आप मुझसे अब ये बात मत करिएगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मैंने उसको नहीं किया। फिर एक समय के बाद मेरी एक ऐसी स्थिति बन गई, मुझे लगा अरे मेरे पास तो सब कुछ उपलब्ध है, इस काम को किया जाना चाहिए, ये भी एक स्थिति बनी। तो जो व्यक्ति किसी से कुछ कहता है ना, वो भी कुछ देख रहा होता है, उसको लगता है यार इसके लिए ना ये बहुत जरूरी चीज है, अथवा ये सटीक व्यक्ति है। उसको ये दिखता भी रहता है कि यही सटीक व्यक्ति है, यही इसको कर लेगा, इसमें ताकत है। उसको दिख रहा होता है, खुद को कई बार वो चीज नहीं दिख रही होती है ना, और उसका समय नहीं आया होता। तो मैं तो यही कहूंगी कि मेरे साथ लोगों ने बड़े धैर्य पूर्वक एक इंतजार किया है, तो धैर्य पूर्वक इंतजार करना। अब जब मेरे साथ कभी ऐसा हो जाता है, तो मैं भी यही सोचती हूँ ठीक है, कोई बात नहीं, धैर्य पूर्वक इंतजार करना। तो हमें हमारे अग्रजों ने ये भी सिखाया कि भैया धैर्य पूर्वक इंतजार करना, उन्होंने किया। निमिषा दीदी कह रही हूँ, उनको पढ़ लेते हैं। पूर्वाभ्यास और पूर्व संस्कार वश ये सब होता है, और आजकल ऐसा दृष्टिकोण भी नहीं है। आजकल ऐसा दृष्टिकोण नहीं है, मेरी बात के लिए शायद आपने कहा। हाँ हाँ, ऐसा ही, मतलब आपने बताया ना कि उन लोगों को कुछ दिखता है, अनुभवी लोगों को, भले ही उम्र का अनुभव है, जागृत नहीं है। तो उसी तरह हम जब हमारे बच्चों को किसी को बोलते हैं, वो इरिटेट हो जाते हैं, हमें कुछ अनुभव है, हम समझाते हैं। उनके अंदर पल्ले भी कोई लोग जो एकदम शांत लोग हैं, वो सुनते रहते हैं, कोई भाव, उनका भाव भी बदलता नहीं है, एकदम स्टिल होके देखते हैं, और कोई विरोध करते हैं, कोई डल हो जाते हैं। इस तरह की स्थितियां बनती हैं बच्चों में, या हमसे छोटों में, या हम भी किसी से छोटे हैं तो हमारे में भी ये चीज बनी है। लेकिन ये दृष्टिकोण डेवलप करना बहुत जरूरी बात है, और वो अभिभावक का काम है कि छोटे हैं तभी से ये दृष्टिकोण बने। अब तक नहीं बनाए, हमें भी नहीं बनाए, तो हम अपने बच्चों को भी नहीं बना पाए हैं। अभी नई पीढ़ी में, या हम भी उस पथ पे हैं तो हम बना सकते हैं। लेकिन ये दृष्टिकोण डेवलप करना बहुत बड़ी बात है, जो अभी हो ही रहा है थ्रू हो शिविर एंड एवरीथिंग, हो है ना। जाएगा। वो आपके जवाब में मैंने बताया। और दूसरा जो आगे बताया कि क्यों हम ऐसा कर देते हैं, माँ बाप भी कर देते हैं, हम भी इरिटेट होके कभी बिहेव कर दिए होंगे। तो उस टाइम दोनों पति पत्नी का एक तो अलग अलग पूर्व संस्कार पूर्वाभ्यास है, दोनों एक लक्ष्य से ज्वाइन नहीं हुए, तो पूर्व संस्कार और पूर्वाभ्यास इतने हावी रहते हैं कि कोई भी बात बच्चे को समझाना या बड़ों के साथ बिहेव करना, ये सब चीजों में कन्फ्लिक्ट आते ही रहते हैं। जैसे जैसे मनन होता है, तब अपने में ध्यान जाता है कि हाँ, यहाँ हमारी गलती हुई, इस तरह से नहीं, इस तरह से भी हम बात को प्रस्ताव पूर्वक रजू कर सकते थे। ऐसा कोई भी इंसिडेंस को ले लो, तब ये बन सकता है, जो कभी कभी धीरे धीरे आता है। पूर्व संस्कार पूर्वाभ्यास पे काम करते हैं तब ये हो जाता है। वो उस रेफरेंस में मैंने बताया आपको। थैंक यू ठीक वेरी बात मच। है, ठीक बात है, एकदम एकदम ठीक बात है। संबोधि की बात को सुनते पहले मैं कुछ कहना चाहती थी, अभी भूल गई। हाँ, यस, मैं ये कहना चाहती थी कि ये बात है ना, अपने में थोड़ा सा देख लेना, एक वो स्थिरता की जगह में जाना। देखिए, किसी को ये सिखाने के लिए तो बात नहीं, हम जो यहाँ पर 20-22 लोग बैठे हैं, उनके लिए एक बात यहाँ पे मैं जो रख रही हूँ, ये बात को स्वयं में भी एक जगह पर खड़े हो जाना, एक आंतरिक एक यात्रा होती ना, वहां पर आप एक इस जगह पे खड़े हो जाते हो। इस क्रम में किसी की भी बात को ना पूरा सुन लेना। हमारे एक और पूर्वाभ्यास होते हैं, किसी ने एक गलती करी ना, बात पूरी हो भी नहीं पाई, पटाख से टोक दिया। है ना, ये देखिए, ये सुधार लीजिए। जब हम किसी के पीछे इंटेंशन देख पाते हैं, तो एक ऐसी भी स्थिति आती है जहां आप है ना इंटेंशन देखने लग जाते हैं, भाव पक्ष को देखने लग जाते हैं कि शायद ये मुझे सुधारना चाहता है, और उस जगह से ना जो विरोध है वो खत्म होने लग जाता है।
मैं ये नहीं कह रही हूँ आज ही आप ये स्थिति बना लीजिएगा, टेक योर टाइम, जस्ट लेट इट सिंक, है ना, इसको अपने में सिंक इन होने दीजिए कि अच्छा उसका ये इंटेंशन रहा होगा. So not looking at the content, looking at the intent, not looking at the language, looking at the intent. ये भी एक अभ्यास मैंने किया है ना. मुझे बहुत सारे लोग, आपको मजेदार बात बताती हूँ, जब हमने जन संवाद का ये कार्यक्रम शुरू किया, जो भी कुछ हुआ ना, लोग उसमें हर व्यक्ति, मुझे पता नहीं कितने सारे लोगों ने कितनी कितनी सारी चीजों के ऊपर ध्यान दिलाया. लेकिन चूंकि मेरी एक स्थिति ये बन गई थी कि ठीक है, हर व्यक्ति चाहता है कि बेस्ट से बेस्ट आगे इसको बढ़ाया जाए, तो मैं उन सारी चीजों को रिसीव कर पाई. इतने सारे सजेशन कि मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि इतने सारे लोगों ने सजेशन दिया, क्योंकि अब मुझे पता है कि ये लोग कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम को या पूरे ये मुझे अपना मान रहे हैं ना. तो मुझे ये बात अब दिखती है. मुझे नहीं पता वो 5 साल पहले होता कि नहीं होता, जब वो लोग मुझे कह रहे थे कि आप ये काम करो, मेरी ही योग्यता नहीं बनी थी. संबोधि को सुनते हैं. गुड मॉर्निंग जी. गुड मॉर्निंग. सो अब जो आपने अभी अपनी शेयरिंग कही ना, उसी से रिलेटेड है. जैसे अब मैंने तो रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो आई एम ऑल रेडी टू कंज्यूम द कंटेंट. मतलब मुझे दिख रहा है कि हाँ, मतलब कुछ तो मतलब की बात है, और मतलब ऐसे है कि इससे एक्चुअली जो मुझे वो चीज समझ आती है कि हमारी एस्पिरेशन हैप्पीनेस है, और इसके थ्रू वी कैन अंडरस्टैंड कि कंटिन्यूअस हैप्पीनेस कैसे मिल सकता है. वो समझ में भी आ रहा है, पढ़ने में भी आ रहा है, तो वो पढ़ाई भी समझ आ रही है, सब कुछ हो रहा है, मजा भी आ रहा है. पर अब ना क्या होता है कि ऑलरेडी तो 23 इयर्स का लाइफ चल रहा है. अब क्योंकि स्कूल में पढ़ाई करी, कॉलेज में पढ़ाई करी, फिर सोचा था कि जॉब करूंगी, ये मतलब कुछ होप्स एंड ड्रीम्स हो गए, ठीक है. और ऑफ कोर्स वो मेजरली आउटसाइड वर्ल्ड, भौतिक वर्ल्ड के ही होप्स एंड ड्रीम्स है. सब मतलब अच्छे कपड़े पहनना, ट्रैवल करना, ये सब चीजें. तो अब जैसे आपको तो इंटरेस्ट ही नहीं था इन सब चीजों में, तो आपके लिए तो वो चीज इजियर हो गई. पर मेरे को तो बहुत इंटरेस्ट है, और मतलब मेरा तो एजुकेशन ही फैशन कम्युनिकेशन है. तो मतलब मैं तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, ऐसे लगता है कभी कभी कि कुछ बचा ही नहीं मतलब अब. और मेरे को तो बहुत, मतलब मैं घर में भी अच्छे से रेडी होके बैठती हूँ. मतलब कल ही मैं अच्छे से रेडी होके बैठी हूँ, मम्मी बोलते हैं कहाँ, मतलब अभी मेरे को क्या पैर में फ्रैक्चर है, तो मुझे अच्छा, तो जाना कहाँ है जो तू तैयार होके बैठी हुई है. तो मतलब पर अब मेरे को उस चीज में एक्चुअली मजा आता है, और मुझे अच्छा लगता है. अब नाउ दैट आई नो कि वो सेंसेशनल है, वो रियल हैप्पीनेस नहीं है, तो मुझे दिख भी रहा है, फिर भी मैं कर रही हूँ. पहली बात तो संबोधि, बड़ा कांग्रेचुलेशंस. भौतिक वर्ल्ड, इतना शब्द क्योंकि मुझे याद है अब आप भी बोलते थे ये सब शब्द बड़े हैवी हैं. नहीं, आजकल पापा मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे सिखाते. कल भी एक और कुछ, पापा ये बताओ कि वो 3 वर्ड से कन वाला. नहीं दीदी, वैसे मैं नहीं सिखाता हूँ, मेरे बोलने में आता है, वो सीख जाते हैं. इसका सीखना भी हो रहा है. फिर आपको भी सुन रही हैं, पाठक भैया को भी सुन रही हैं, तो ने क्रेडिट मुझे दे दिया, लेकिन ये ओवरऑल जो वातावरण बन रहा है ना, उससे उसका लर्निंग हो रहा है. कल तो मैंने इसको जो बोला था, तेन तख्तेन भुंजीता, एक परंपरा में बहुत ही बढ़िया चीज है कि जिन्होंने भोगा है उन्होंने ही त्यागा. लेकिन भोगने का वहां पर अर्थ बहुत ही समझदारी के साथ और होश पूर्वक तर्क संगत है. तो मतलब अब ऐसी को है चीजों ना, को समझ में भी तीन समझेन बुंजिता है ना. समझदारी के पहले भोग का भी कोई आनंद नहीं है. हाँ हाँ संबोधि बोलो. तो मतलब अब इसमें ये क्या, अब मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा. मतलब मुझे पता है मैं जो कर रही हूँ कोई खास मतलब की चीज नहीं है, पर मेरा मन कर रहा है. संबोधि, याद है जब आप तो शाम के सत्र करते हो ना, तो मैंने कहा था ये जो ज्ञान है ना, तलवार है, 2 धारी तलवार है. सामने वाला भी कट जाए और खुद भी कट जाए, है ना. ये हलाहल होने का कार्यक्रम नहीं है ना, कि एक दूसरे को काटते फिर रहे हैं. ऐसे अभी ये होने लग जाता है, क्योंकि सबसे पहली तड़प यही बनती है कि चलो इसको परिवार में लेके जाएं, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने श्रीमान जी के साथ. हमारी एक स्वाभाविक, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं से करते हैं ना, तो ये एक स्वाभाविक बात है. इसमें जो दोनों पक्ष है ना, वो एक स्थिति में आए कि भाई देखो, हम एक दूसरे को टॉर्चर किए बिना समझने का कार्यक्रम है. अभी हम क्या करते हैं, सोचते हैं समझे बाद में, प्रमाणित पहले हो जाए, समझे बाद में
कर पहले ले, है ना, एकदम एक ही कहीं ना कहीं इसको ध्यान से देखेंगे ना तो आइडियलिस्टिक व्यू पॉइंट ही है, एकदम हमारे जीवन जीने में ना एकदम से संयम आ जाए। तो सूत्र ध्यान दीजिए, समझ के करो। समझना पूरा हुआ नहीं है तब तक अपने ऊपर करने का दबाव मत डालो। ठीक है। दूसरी बात, एक और बाबा जी ने बोला, अनावश्यकता का त्याग होता है। अनावश्यक है ये जब तक समझ में नहीं आया है ना, और किसी ने आपको कह दिया, इट विल फील लाइक हर्ट, यू नो, दैट दिस पर्सन इज हर्टिंग मी। किसी ने कह दिया 3 तक 3 बुंजिता, आपको लगा है ना, लगी आग, है ना। तो नहीं, पर मुझे तो ये बहुत अच्छा कोटेशन लगा था, इसलिए कोटेशन तो अच्छा है, पर आइडियलिस्टिक कोटेशन है ना, आइडियल है। त्याग करो, त्याग करो, त्याग में ही मजा आएगा, है ना। ये बात है। हम यहाँ कह रहे हैं समझ लो फिर मजे करो। तो अनावश्यक है ये समझ में आ जाएगा, उस दिन ये गिर जाएगा, उस दिन ये हो जाएगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे मेरा स्वभाव ही नहीं है कि मैं अपने बाल संवार के बैठूं है ना। और ये मेरी बहन है ना हर्षिता, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये जब सेशन, मैंने इन सेशन को थोड़ा पहले भी शुरू किया था, शाम में शुरू किए थे सेशंस, तो उसने मुझे पता है क्या बोला, उसने कहा दीदी आप आते हो ना, अच्छे से तैयार होके आया करो। और उन्होंने एक बड़ी कृपया के साथ इस शब्द को रखा था, तो मैं तैयार हो करके इस सेशन में आती हूँ रेगुलर ठीक है। नाउ दिस इज एन एफर्ट फॉर मी, पर जो उसकी बात थी उस बात पे मैंने ध्यान दिया कि सही बात है ना, जब हम तैयार होते हैं अच्छा लगता है ना, किसी को भी हमको देखने में भी, है ना। तो उसने कहा आप बिंदी लगाओ, है ना, आप थोड़ा तैयार होके फिर बैठ के ये सेशंस करो, ऐसे मरे मरे मत करो सेशंस, है ना। मैंने कहा यार बात सही है, मतलब बात बड़ी हर्टफुल थी लेकिन बात तो सही है, क्यों नहीं ऐसा करें, है ना। तो हमें लगा कि ये करने लायक काम है, तो इसको हमने किया। इसी तरीके से कभी कोई चीज हमें लगेगी अनावश्यक है तो त्याग उसका हो जाएगा। समझने पर फोकस करो कि ये क्यों आवश्यक है, क्यों नहीं आवश्यक है। अभी क्या है ना, इधर उधर से बम्बार्डमेंट होता रहेगा, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, या चाहे कोई भी व्यक्ति है। लेकिन यदि हम परिवार में हैं, 2 लोग हैं, 4 लोग हैं साथ में, तो एक मुझे लगता है ये भी एक कमिटमेंट एक दूसरे से कर सकते हैं, एक वादा ले सकते हैं, प्रॉमिस हो सकता है कि भाई साथ में समझा जाए ना, इस बात को थोड़ा समझा जाए। क्योंकि अभी क्या होता है, द मोमेंट समबडी सेज समथिंग ना, एक शास्त्रार्थ जैसा होने लग जाता है घर में भी, है ना, एक शास्त्रार्थ खुल जाता है। और वो शास्त्रार्थ कब वो मल्ल युद्ध में बदल जाता है वो पता नहीं चलता। तो ये भी एक स्थान है, कई कई लोग इसको भी अनुभव करते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा समझने पर ध्यान दो, पूरा समझ जाओ, और जब 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 जो छूट जाए वो छोड़ देना, जब जब जो जो पकड़ में आ जाए वो पकड़ लेना। हाँ, मैं भी पापा को कल यही बोल रही थी कि मुझे मेरे को एक बार लेना पूरा का पूरा है, ताकि मेरे को समझ तो बन जाए, और समझ बनने के बाद जब भी मेरे अंदर में वो आएगा कि भाई हाँ नहीं ये गलत है, या यहाँ मैं गलत कर रही हूँ, यहाँ मैं सही कर, मुझे दिख जाएगा। और फिर जब वो स्थिति बनेगी तब मैं अपने आप से वो चीजों से बाहर निकल पाऊंगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है पापा को भी समझ में आ जाए कि अच्छे तैयार होकर आ जाए। नहीं मैं थोड़ा ऐसे एकदम बढ़िया नए नए कपड़े निकाल के पहनती थी, अब मेरे को 24 डेज हो गए मैं घर से नहीं निकली हूँ, तो मेरे अंदर इच्छा हो गई कि भी नहीं, अब तो मेरे को निकलने का मन कर रहा है। दीदी कॉमन प्लेटफॉर्म है इसलिए बोलना ठीक नहीं है, ये स्टेटमेंट पापा का नहीं था, मम्मी का था। अच्छा हाँ, और पापा ने तो अप्रिशिएट किया, लेकिन कई बार हम बहुत ही कैजुअल मोड में होते हैं ना, तो उस बात को वैसे ही ले लेते हैं, जबकि मेरा तो अप्रिशिएशन वाला ही भाव था। मैं कॉमन प्लेटफॉर्म पे ये बात बोलना नहीं चाह रहा था, पर कई बार हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि कौन क्या कह रहा है। भैया उसमें भी आप देखोगे ना, तो भाव पक्ष को, अगर जब हम भाव पक्ष को देखने का प्रयास करते हैं ना, तो कई ये अभ्यास है, ये आप ये मत सोचिएगा आज हम बोल देंगे और कल ये होने लगेगी, ये नहीं होगा। ये आपको लगातार ध्यान देना पड़ेगा। इफ वी कैन लिटरली सी कि अगर आज संबोधि कपड़े वपड़े पहन के तैयार बैठी, बेचारी बाहर नहीं निकल पाई है, मे बी नो शी जस्ट वांट्स टू फील दैट, है ना, एक जो होता है। अदरवाइज मुझे तो दीदी और अच्छा लगता है कि हम खुद के लिए तैयार होते हैं, अब हमें खुद को उसमें रहना अच्छा लगता है। इवन इसके पीछे रविन्द्रनाथ टैगोर की एक स्टोरी भी है, तो वो लंबी इसलिए मैं अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें उन्होंने यही है कि मेरा दिखना ऐसा होना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ नहीं हो।
सही बात है। कहानी बढ़िया, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, है ना? कि हमारा दिखना ऐसा हो कि किसी को तकलीफ ना हो। ठीक है, हाँ ये दीदी। छोटी छोटी बातें थोड़ा इंटेंशन की तरफ, अभी हमारा है ना इंटेंशन की तरफ ध्यान नहीं जाता। देखिए, वास्तविकता तो ये है, भाषा से ही सत्य भासेगा, और जो आशय है वो आपकी भाषा में जाना चाहिए। मतलब जो इंटेंशन है ना, वो आपकी भाषा में एज इट इज प्रकट होना चाहिए, है ना? मे बी यू नो योर मॉम वांटेड टू से आई एम क्यूरियस, यू नो। हाँ, नहीं वो तो पूरा हाँ, जोक ही था, वो तो फनी आई नो, सिचुएशन ही थी बट कि स्टिल, सब हंस रहे थे कि भाई वाह, तेरे को बड़े शौक आ रहे हैं एकदम से। यस, बट देर इज अ नीड, है ना? उसको भी अप्रिशिएट कर पाना। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, ये कभी कभी यही एग्जाम्पल बहुत हम लोग ऐसे विषम एग्जाम्पल भी आ जाते हैं हमारी जिंदगी में, कि बिल्कुल कोई छोटी सी बात है और सामने वाले को समझ में नहीं आ रही और वो फायर बैक हो जाती है। ठीक है, चलिए, तो गुड डिस्कशन आई गेस, है ना? थैंक यू। तो हाँ, बढ़िया। और कोई अपनी तरफ से कोई बात को जोड़ना चाहते हैं, रखना चाहते हैं? दीदी समीर, आपने एक बात, सॉरी, हाँ बोलिए भैया, आप बोलिए। आप बोल। अच्छा, मैं बोल देता हूँ। मैं इस पर, जैसे अनावश्यक छूट जाता है, जैसे जिस पे बात कर रहे थे हम, तो नॉर्मली हमारा प्रैक्टिस ही है कि हम किसी को सुनते हैं तो डूज एंड डोंट्स नॉर्मली हम लेते ही रहते हैं। तो वो बहुत मतलब आता ही है, वो पता है प्रैक्टिस में ही शायद ऐसा कुछ आ गया है कि वो डूज एंड डोंट्स ही लेना है। यही आइडियलिस्टिक थिंकिंग है ना भैया, जो हम बोलते हैं ना, हमारे पास दो ही विचार है। आप ये, हम लोग एक्सरसाइज करेंगे जनसंवाद में, ये भी मैं रखूंगी, और या शाम वाले में करेंगे। आप जितना कुछ बोलते हैं, जितना कुछ, ये मैंने एक्सरसाइज किया, और मैं आई वाज लाइक यार, मतलब जिसको आपने एक शब्द सुना होगा, बोरोड नॉलेज, है ना? ऑल द नॉलेज वी हैव इज बोरोड। तब मुझे समझ में आया कि हम कितने उधार में जी रहे हैं, है ना? और वो बड़ा घातक उधार है, उसका कर्जा बढ़ते ही चला जा रहा है। मतलब ऑल दैट यू स्पीक, ऑल दैट यू डू, विचार में एकदम आइडियलिस्टिक। मोस्टली विचार जब आप पाओगे, आपका विचार आइडियलिस्टिक होगा, है ना? तो क्या होता है कि सामने वाले पे उसका प्रत्यारोपण, और करने जब जाते हो तो भौतिकवादी। ये बहुत बड़ा क्लैश की जगह है। इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं कि मैंने ये बोला, ये जो डूज एंड डोंट्स है ना, कोई भी धर्म गुरु रहते हैं, वो अपना बता देते हैं, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, ऐसा करोगे तो पाप मिलेगा, नरक मिलेगा, है ना? ऐसा सब चित्रण बना रहता है। एक ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज होगी करने लायक, कि जो भी हम किसी को बोलते हैं ना, वो विचार कहाँ से स्टेम हो रहा है और इसके पीछे मेरी क्या मान्यता है। जैसे मैंने कल कहा था ना, वो मौत का भय लगता है क्योंकि नरक में जाओगे, है ना? नरक में आंखों से तुम्हें नमक उठवाया जाएगा, पलकों से। जब आप अपने भीतर मान्यताओं को जांचेंगे और ये मान्यताओं का जो एरिया है ना, इसको हटाएंगे, थोड़ा क्लीन करेंगे, काफी सुखद स्थिति बन जाती है जीने के लिए। जैसे हमें किसी ने कोई बात बोली, अब वो बात को हमने किस मान्यता, कौन सा लेंस के थ्रू देख लिया, वो एक गजब हो जाता है ना। वहीं से सारी कहानी खुल पड़ती है। मतलब कहानी, मतलब इट्स अ वेरी ड्रास्टिक कहानी वो जो खुल पड़ती, क्योंकि हमने अपनी मान्यता, हमने जब बोला विचार, वो मान्यता के फिल्टर से होके निकला, दूसरे के भी मान्यता के फिल्टर से होके उस तक पहुंचा, उतने बीच में सब गड़बड़ हो जाती है। शालिनी जी, आपका जो एक्सप्लोरेशन है ना, रियली, हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि मुंह पे तारीफ वाली बात नहीं है, मतलब आपने एक्सरसाइज किया चीजों पे। एक्सरसाइज का मतलब है कि उसको बहुत एक्सप्लोर किया। अब जो किसी ने बोला है, कहीं से इंफॉर्मेशन आई है, उस पर जो हम एक्सरसाइज करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक डेप्थ में जाके हम उसको देखने के लिए अपने जीवन के सारे चीजों को उससे जोड़ के देखते हैं। इसको आप एक्सरसाइज। तो अभी आपने एक बहुत ही बढ़िया टर्म की तरफ ध्यान दिलाया, मुझे लगता है आप उसको थोड़ा और एलोबरेट करें, बोरोड नॉलेज को। हाँ, उधारी ज्ञान। ऑल द नॉलेज भैया, अभी तक तीन ही बातें पूरे हमारे पास आई हैं। पूरी मानव परंपरा में तीन ही प्रकार के विचार हैं, भौतिकवादी, आदर्शवादी, और तीसरा जो आया है वो सअस्तित्ववादी विचार है। परस्परताओं में चीजों को देखना। हम परस्परताओं को छोड़ देते हैं, उसी क्षण हमको कुछ पकड़ में नहीं आता। ये तो बहुत लंबी बात है, पूरा सालों साल का कंटेंट बाबा जी ने ये लिखा है। जैसे ही हम परस्परता को छोड़ के देखते हैं ना, जैसे ही हमने उस सामने वाले व्यक्ति को छोड़ दिया, व्हाट इज इन इट मी, व्हाट इज इन इट फॉर मी, ये आपने परस्परता को छोड़ दिया। ये जिंदगी में घटने वाली बात है। है ना? जब हम पानी का अध्ययन करने गए तो पानी हमारे लिए कैसा उपयोगी है, ये ऐसे दिखता है।
है ना, तुमने हमारे लिए क्या किया, किया ही क्या है तुमने हमारे लिए, ठीक है। ये सब जो विचार है ना, इसमें वो सामने वाला व्यक्ति छूट जाता है ना। तो आप देखिए, आपका विचार सहअस्तित्ववादी विचार जिस क्षण नहीं होगा, जिस क्षण आप परस्परता में सोच नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, गड़बड़ा जाएगा। और इसको टेक्निकली समझने जाएंगे तो आपको पता चलेगा वो सामने वाले व्यक्ति का प्रतिबिंबन, आप उस पर फोकस नहीं करते। हर इकाई का दूसरी इकाई पर प्रतिबिंबन है ना, सब कुछ सबको पता रहता है, बट यू डोंट रियली फोकस, यू डोंट रियली जूम इन। आप जूम इन नहीं करते, वो आदमी, मतलब कल पापा बता रहे थे ना कि आप ध्यान को कहाँ केंद्रित कर लिए। यदि केंद्रित कर लेते हैं ध्यान, तो स्पष्टता दिखाई पड़ने लग जाती है, और एक अच्छी निश्चित दूरी से आप इस ध्यान को केंद्रित कर सकते हैं। कृष्ण भैया की जो बात है, इस बात को मैं और अच्छे से एलेबोरेट करूंगी। पूरा एक सेशन रखा जाएगा, सेशन नहीं, मुझे लगता है एक लंबे सेशंस होंगे, जहां पर हम देखेंगे कि एक आदर्शवादी भौतिकवादी विचार कैसे, मतलब लेफ्ट राइट सेंटर है ना, हमको हमारी हालत खराब किए रहता है। ठीक है। हाँ दीदी, लेकिन आपकी ही बात को थोड़ा कनेक्ट करता हूँ, फिर इस पर लंबी चर्चा हो सकती है। करिए। आपने एक शब्द यूज किया बोरोड नॉलेज, फिर उसको आपने अपने जीवन के उदाहरण में दिया कि आपने उसको एक्सरसाइज किया, अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट। तो जब बोरोड नॉलेज को हम एक्सरसाइज करते हैं उस डेप्थ में जाकर के, उतने प्रयास के साथ में, तो फिर वो अपना नॉलेज बनता है। हाँ भैया, लेकिन वो सत्य है ही नहीं ना, जो नॉलेज है ना, जो बोरोड नॉलेज अभी तक हमको मिला ना, भौतिकवाद और आदर्शवाद, ये जो नॉलेज हमको मिला, ये सत्य नहीं दीदी, मेरा मतलब ये था कि फिर अगर आप अपने अंदर जांचते हैं तो जो अनावश्यक है वो हट जाता है, और आवश्यक है वो आपके जीवन में रह जाता है, और वो फिर अपना नॉलेज बन जाता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाँ, ये भी बात ठीक ही है, आपकी बात मुझे पकड़ में आ रही है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना, कि अगर आप जांचते नहीं, उसको टेस्ट करके नहीं देखते, तो क्या वो कृष्ण भैया असल में जब शिविर हुआ ना, तो उसमें उन्होंने कह दिया कि आप इसको जांच के देखिएगा, मानिएगा नहीं। हमने इस बात को सीरियसली ले लिया हमें लगा ठीक, मानना नहीं है, जांच के देखना है, तो हम एक बात तभी तो आपका रूपांतरण दिखाई दे रहा है ना दीदी। तो हम जांच के देखने लग गए। हम कन्विंस नहीं हुए जब तक हमें लगा कि नहीं, अभी भी इसमें कोई सुधार हो सकता है। हमें लगा हम बाबा जी के आगे सुधार कर लेंगे। तो मैंने अपनी यहाँ तक ताकत है ना, इसको मतलब जोर लगाया कि इसको अपोज किया जाए। जब अपोज नहीं कर पाए, जब चारों खाने चित्त हो गए, गिर गए, तब हमने कहा अब ठीक है ठीक है, टोंक बजा के देख लिया तो दीदी इसी को तो आप मूल्यांकन कह रहे हैं ना। और जब हाँ, मूल्यांकन होता है तभी तो अनावश्यक और आवश्यक में से पता चल पाता पता है। चलता है। बिल्कुल, बहुत सही आपने बोला है ना। ये हमने एक मतलब ताकत लगाई अपनी तरफ से। चित्रा दीदी मुझे लगता है उस सत्र में बैठे थे, जिस सत्र में हम ये बात बोल रहे थे मई में, है ना चित्रा दीदी, कि हमने कहा हमको नहीं पकड़ में आई ये बात, हम अभी भी जोर लगा रहे हैं कि उसको गलत सिद्ध करेंगे। हाँ जी दीदी ये दीदी जबरदस्त। वो जो जोर लगाया है ना आपने, गलत सिद्ध करेंगे, वही अपने को सही पे लेके आता है। लेकिन हाँ वो जोर लगाने के लिए भी आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ चाहिए होती है, वहां तक हम जाते ही नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं, चले जाएंगे साथ में। जैसे अस्तित्व में मुझे लगता है भैया यही उपयोगिता पूरकता है है ना, रीढ़ से पसीना आना हाँ, हमने कहा, हमने लगाए साल दर साल, और लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर करके देखा। मतलब लोगों, क्योंकि परस्परता में ही सब कर सकते हो ना, अकेले कहाँ करोगे। आपको समय पे सटीकता से वाक्य याद आते हैं, रीढ़ से पसीना निकालना, इतना जबरदस्त वाक्य। ये बाबा जी बोलते हैं, ये विलास भैया ने भी मैसेज किया, रीढ़ से पसीना आना। उन्होंने बोला कि रीढ़ से पसीना आ जाएगा, और उन्होंने ऐसा कहा, भूसे के ढेर में से सुई को खोजना है। सुई मतलब निकलेगी कि एक व्यक्ति इस दर्शन को समझेगा, है ना। और मुझे ये बात उन्होंने बहुत समय पहले बोली थी, जिनको भी बोली, जो शुरू की जो वरिष्ठ प्रबोधक रहे। पर मुझे लगता है कि भाई अब खेती होगी, है ना जो अब इट इज नॉट अबाउट फिशिंग, इट इज अबाउट फार्मिंग, है ना। हर व्यक्ति हर कुछ को पूरा समझ सकता है, तो सब कुछ को क्यों नहीं समझेगा। फिर हम इस जगह पे आ गए, है ना। मैं इसी जगह पे थी हमेशा से, आई वाज नेवर एट दिस पॉइंट कि कोई समझेगा नहीं। मुझे हमेशा ये लगता रहा एज अ टीचर कि हमें हमारे समझाने के तरीके को उस स्तर पर ले जाना पड़ेगा। उस स्तर का मतलब स्तर को नीचे गिराना नहीं है ना। उस स्तर पर ले जाने का मतलब उस व्यक्ति से कनेक्ट करके, क्योंकि कनेक्शन का एक नाम होता है पाइप, कॉन्ड्यूइट, है ना, इसको आप बोलते हो। यू हैव टू कनेक्ट विद दैट पर्सन बिफोर यू वांट द कंटेंट टू फ्लो, अदरवाइज इट विल नॉट फ्लो।
दीदी समझ में नहीं आया, वापस रखिए। मैंने कहा कनेक्शन जो शब्द होता है ना, कनेक्शन एक अंग्रेजी का शब्द जो कनेक्शन है, उसका मतलब होता है आप कनेक्ट हो गए। आप सोचो ना, जैसे मैं और आप कनेक्ट हो गए, इसका मतलब क्या है? जैसे पाइप जुड़ गया। उसके लिए एक अंग्रेजी में एक और शब्द है, कॉन्डुइट बोलते हैं, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, कॉन्ड्यूट बोलते हैं। पाइप है ना, एक पाइप जैसा आप फील करो। आप ऊपर से तड़तड़ तड़तड़ बरसा रहे हैं, वो बेचारा नीचे वाला उसके कहते हैं ना, जैसे शावर ले रहा, उसको सब बाहर निकल गया है ना, वो कहते हैं ना ओवरफ्लो हो गया, उसको अंदर कुछ पहुंचता नहीं। यू हैव टू कनेक्ट विद दैट पर्सन। द मोमेंट कनेक्शन हैपेंस, द कंटेंट आल्सो फ्लोज। जो जो वस्तु है ना, वो उस तक पहुंचती है ना, अन्यथा वस्तु पहुंचती नहीं। वाह, बहुत ही हाँ, बढ़िया। ऐसा कहा मैंने। बढ़िया, ठीक है। तो मुझे लगता है जी बोलिए हाँ, बोलिए। इसमें दीदी मैं भी एक ये बात और जोड़ना चाह रहा था कि जब आप परस्परता में जीते हो जिस व्यक्ति के साथ, तो अभी समझने में मामला कमी तो है ही, वातावरण में भी समझदारी तो है नहीं, है ना। तो अब भैया अभी ह्यूमिलिटी के साथ चलना, जब तक समझ नहीं है पूरी, तब तक विनम्रता के साथ। हाँ, हाँ, बोलिए तो बोलिए, आप बात पूरी करिए जी। हाँ, तो ये जो दर्शन की रोशनी में जो कुछ समझना हो रहा है या जीने में अभ्यास हो रहा है दीदी, तो इसमें ये है कि सामने वाले व्यक्ति के साथ जो धैर्य वाला जो मामला है ना, जो भैया ने भी काफी विस्तार से बात करी है ना, तो ये जो धैर्य बने रहता है परस्परता में, तो ये वस्तुओं का कुछ ऊपर नीचे हो सकता है भाई, कोई बात पे है ना मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इंसान के साथ जो बना रहना है ना, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि वो वस्तु तो कम ज्यादा कर है ना पीछे रह जाएगी, लेकिन ये जो व्यक्ति के साथ बचकर आप निकल गए, व्यक्ति को बचाकर निकल गए, ये एक उपलब्धि आदमी के हाथ में आ जाती है धीरे धीरे करके। मेरे को ऐसा भी लगता है दीदी। सही है, एकदम सही है ना। उस व्यक्ति के साथ संपर्क जो है वो टूट जाए तो फिर कोई कंटेंट वंटेंट फ्लो नहीं होगा, वही बात है ना। और जब तक समझ पूरी नहीं, तब तक ह्यूमिलिटी एक उसके साथ चलते रहा जाए, धीरे धीरे अपने काम को करते रहा जाए। समझने के लिए जल्दी नहीं, इम्प्लीमेंट करने के लिए जल्दी नहीं। मैं इस बात को, मुझे लगता है एकदम धीरता से चलते रहिए, है ना। धीरता ही वीरता है ना। धीरता छूटी तो मामला गड़बड़ा जाएगा। एकदम आराम से जो कंटेंट है, जितना पकड़ में आ रहा है, जैसे बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, हाय हाय मेरे को तो भाषा ही नहीं पकड़ में आ रही, क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, पता नहीं पकड़ में आएगा कि नहीं पकड़ में आएगा। तो मुझे लगा ये भी ठीक बात नहीं है ना। पकड़ में आएगा, सामने वाला व्यक्ति जो समझाने वाला, जिसने पूरा जो कहते हैं ना अस्तित्व दर्शन करने के बाद, ही इज द वन हु इज सेइंग कि हर व्यक्ति हर कुछ को पूरा पूरा समझ सकता है। अगर वो कह रहे हैं, ठीक ही कह रहे होंगे। ये हाइपोथेसिस के साथ चलो कि हमको समझ में आ जाएगा ना। मैं इसी हाइपोथेसिस के साथ चली, क्योंकि मुझे भी पकड़ में, दर्शन की भाषा मुझे नहीं, जबकि मैं हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी मुझे अच्छी आती है, इसके बावजूद मुझे छूट जाता था। मतलब मैं क्या पढ़ रही, मुझे कोई बात क्लिक होती थी, फिर छूट जाता था, फिर कुछ क्लिक होता था, फिर टूट जाता था। तो ये जो चिटर पिटर है, ये चलता रहेगा। पर एक समय आता है जब आपको वो चीज स्पष्ट हो जाएगी, जब चीजें जुड़ जाएंगी। इसी का नाम तो आभास के बाद साक्षात्कार है ना। सब चीजें आपके लिए जुड़ गई, कनेक्शन बैठ गए। तो कनेक्शन बैठने से पहले क्या होगा, जो एक एक बात है वो अलग अलग की स्पष्टता भी तो होगी ना। अलग अलग स्पष्टताओं को भी सेलिब्रेट किया जाए कि आज ये बात स्पष्ट हो गई, आज ये बात स्पष्ट हो गई, ये बात समझ में आ रही। फिर आप पाओगे कि ये सब स्पष्ट होते जा रहा है और पीड़ा बनी हुई है। तो पीड़ा भी तो पॉइंटर है ना आपके लिए कि ये अभी आगे जाके जुड़ेगा, एक समय पर ये जुड़ जाएगा। वो जुड़ेगा तब, जैसे ही फिर जैसे आप अभी झालर लाइट लगा लेते हैं ना, सब सजा लेते हैं अलग अलग, यहाँ पेड़ में, वहां, आखिरी में एक प्लग लगाते हैं और सीधा सब जगमग हो जाता है। ऐसे ही जगमग हो जाएगा, है ना। तब कोई बहुत ही बढ़िया पीड़ा जी। भी, ये पीड़ा भी दीदी बहुत ही सार्थक है एक महीने में, तो है ना, क्योंकि ये पीड़ा से ही व्यक्ति को लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है ना, उसके और तलाश किया जाए, उस पे और स्पष्टता बनाई जाए, है ना। उस तो ये समय पीड़ा भी, डेस्परेशन, डाउट नहीं। हाँ जी, कही तो ये पीड़ा भी आगे बढ़ने में एक सहायक, कड़ी जुड़ती है ना दीदी, कड़ी बनती है ना। खूब बिल्कुल बढ़िया। हाँ, पीड़ा के साथ डायरेक्शन, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे भी कनेक्ट कर रहा हूँ दीदी। और आपकी बात को मैं जो अच्छे से कनेक्ट हुआ, जो अभी आपने बोला है, तो और भैया की बात भी कनेक्ट हुई। भैया की बात जो बहुत अच्छे से मुझे जो स्पष्ट हुई और जिस तरफ ध्यान गया है कि आप व्यक्ति यानी कि संबंध में बने रहना, और
अपनी तरफ से मूल्यों का निर्वाह करना। बिल्कुल 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 ऐसा ही है जी। बढ़िया। ठीक है, तो मुझे लगता है आज हमने काफी सारा डिस्कशन किया, इन बातों पर आपका ध्यानाकर्षण हो गया है, और ये भी मुझे पता है इसके बाद आपके दिमाग में ये बातें चलती रहेंगी कि हम कैसा कर पा रहे हैं अपनी स्थिति को एक अच्छा से, हाँ, देखते रहिएगा कि अच्छा मैं अभी यहाँ पर चूक रहा है, मतलब मुझे आगे की कोई बात स्पष्ट नहीं है। जब जब हम अटकते हैं ना, हमारे अंदर एक बढ़िया जीपीएस सिस्टम है ना, एक बढ़िया स्थिति है हमारी। अब सोचिए हम गठन परमाणु है, ठीक है, अस्तित्व की सबसे विकसित इकाई, विकास जो है ना वो गठन पूर्णता ही है, इतनी तो हम ताकत लिए खड़े हैं। अब ये विकसित इकाई जो है उसमें ताकत कितनी हो गया, थोड़ा क्रिया पूर्णता आचरण पूर्णता के लिए थोड़ा थोड़ा कार्यक्रम है, वो भी हो गया है ना, और वो भी अस्तित्व सहज विधि से हुआ है, कोई स्पेशल बात नहीं है ना, इसमें विशेष और सामान्य का प्रभेद नहीं है। हाँ, बहुत ही बढ़िया बात की तरफ आपने ध्यान दिलाया दीदी। हाँ, हम गठनशील परमाणु के साथ साथ गठनपूर्ण परमाणु हैं। और क्या तो ये ध्यान जो है गठनशीलता की तरफ से थोड़ा सा गठन पूर्णता की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो बहुत बड़ा शिफ्ट है दीदी। आप सोचिए ना, बाल ना बाका कर सके, है ना, हमारी तो ऐसी हालत। अब गठन पूर्णता के बाद इस धरती में आग भी लग जाए ना तो हमारा गठन पूर्णता खत्म नहीं होगा। मुझे तो और इतनी राहत की बात लगती है ये। हाँ दीदी, और दीदी दूसरा जो आपने हाइपोथेसिस बोला है ना अभी, तो हम्म, इसमें मैं इसको ऐसे देख पाता हूँ कि इस हाइपोथेसिस के जो कुछ पॉइंट्स है जिसके साथ हमने चलना शुरू किया और वो बिल्कुल सही प्रमाणित हो रहे हैं, तो इस हाँ, हाइपोथेसिस में एक विश्वास बन जाता है कि इतना अगर सही प्रमाणित हुआ तो आगे जो बोला गया वो भी सही प्रमाणित होगा, अगर मैं उस पर बस चलता हूँ तो। यही तो शोधार्थी होने का प्रमाण है कि हम सब शोधार्थी, अनुसंधान बाबा जी ने कर दिया, अब हम सब शोध कर रहे हैं, उनकी हाँ, बात को और सही मानते और चलिए। ये विश्वास का आधार बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बढ़िया, ठीक, चलिए, तो इन्हीं सब बातों पर मनन चिंतन करते रहिएगा। आपकी दिवाली शुभ हो। हम लोग अगली मुलाकात करेंगे बुधवार को सुबह 7:30 बजे, ठीक है, तब दीदी सेशन बहुत कंटिन्यू बहुत करेंगे। लंबा गैप नहीं दे रहे हैं आप। सेशन ये छोटा कर दीजिए, सामान्य चर्चा कर लीजिए, लेकिन गैप नहीं हो। तो शुक्रवार शनिवार तो भैया, शनि इतवार तो वैसे ही मतलब छुट्टी है, और अब मंडे ट्यूसडे थोड़ा दिवाली के बाद का समय रहेगा, सब लोग जुड़ नहीं पाएंगे, है ना। अभी अभी तो दीदी जो गैप होता है ना 1-2 दिन का भी है ना, तो ऐसा लगता है कुछ खालीपन हो गया है, मतलब एक एक गति और एक जो लय एक बना हुआ है हाँ, ना, हाँ, तो उसमें थोड़ा सा ये तो लगता ही है। लेकिन ठीक है, आपका भी हाँ, सोचना और ये जो सोच विचार करके ही आपने ऐसा बनाया है कार्यक्रम। हाँ हाँ, और दीदी सर्व शुभ में स्व शुभ है ना। समाया हुआ है, बिल्कुल। है ना, सभी के साथ जुड़िए, है ना, आप घर पे भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा साफ सफाई कर लीजिए थोड़े दिन, है ना, कुछ एक है ना, देर इज ऑल्सो अ नीड ऑफ रिलैक्सेशन एट द सेम टाइम, गिव योर सेल्फ परमिशन टू रिलैक्स ऑल्सो, है ना, कभी कभी एकदम ब्लैंक भी हो जाइए, वो भी बहुत जरूरी है। मतलब मैंने ये भी फेजेस आए जहां पे मैंने दर्शन से बिल्कुल छुट्टी ले ली, मुझे लगा नहीं चलो अब थोड़ा, और वो होता था ऐसा, जैसे खाना खाने के बाद आप थोड़ी देर लेते हो ना, 3 घंटे 6 घंटे बाद खाना खाते हो, तो वो पचता भी है, नहीं तो हाँ पचता दीदी, है। उसके अलावा ये समय जुगाली का भी तो है थोड़ा सा। जुगाली का समय है। हाँ, बढ़िया ठीक बात। बढ़िया है, ठीक है, चलिए, बढ़िया। ठीक है, हैप्पी हैप्पी दिवाली सभी को, बहुत बहुत हाँ, शुभकामनाएं दीदी हाँ, आपको। बिल्कुल, सभी को नमस्कार, हरिहर, हैप्पी दिवाली। सभी को नमस्ते, हरिहर, हैप्पी दिवाली। ये इन प्यारी प्यारी बातों के साथ जी।